आइए आज डिकोड करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 को। ये इतिहास का एक ऐसा सघन और भारी भरकम विषय है जिसे आज हम बहुत ही सरलता से समझने वाले हैं। असल में यह ब्रिटिश शासन का सबसे विस्तृत अधिनियम था, जिसने हमारे वर्तमान भारतीय संविधान की एक बहुत ही मजबूत नींव रखी। आज की हमारी इस चर्चा का रोडमैप कुछ इस तरह रहेगा। हम 1935 के अधिनियम की पृष्ठभूमि से शुरू करेंगे, इसकी मुख्य विशेषताओं और सत्ता के हस्तांतरण को समझेंगे। नई संस्थाओं और चुनावी नियमों को देखेंगे, इसकी कमियों और गवर्नर जनरल की शक्तियों पर बात करेंगे। फिर 1919 के अधिनियम से इसकी तुलना करेंगे और अंत में देखेंगे कि कैसे इसने आधुनिक संविधान की नींव रखी। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, 1935 के अधिनियम की पृष्ठभूमि। इस बड़े बदलाव के पीछे घटनाओं की एक पूरी श्रृंखला काम कर रही थी। 1927 का साइमन कमीशन तो हम सभी को याद ही होगा, जिसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसके विरोध में पूरे देश में जो साइमन गो बैक के नारे लगे, उसने अंग्रेजों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसी दबाव के चलते लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुए, फिर 1933 का श्वेत पत्र सामने आया और अंततः संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट ने इस नए कानून के ढांचे को आकार दिया। 321, जी हाँ, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। यह संख्या चीख चीख कर बताती है कि यह उस समय तक का सबसे लंबा और विस्तृत ब्रिटिश अधिनियम था। इसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि भारतीयों को सीमित स्वशासन का दिखावा भी हो जाए और ब्रिटिश नियंत्रण भी पूरी तरह से बना रहे। अब आते हैं दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर, इसकी मुख्य विशेषताएं और सत्ता का हस्तांतरण। इस कानून में एक बहुत ही शानदार ग्रैंड प्लान बनाया गया था, ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाने का। लेकिन जैसा कि यहाँ सवाल है, ये संघ कभी बन क्यों नहीं पाया? जवाब बड़ा सीधा सा है। देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से ही साफ इनकार कर दिया और ये योजना हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में चली गई। अब सत्ता का बंटवारा कैसे हुआ, ये समझना बहुत जरूरी है। प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई, मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे मामलों में प्रांतों को आज़ादी मिल गई। लेकिन वो जो पेचीदा द्वैध शासन या डायरकी वाला सिस्टम था ना, उसे प्रांतों से हटाकर सीधे केंद्र में लागू कर दिया गया। केंद्र के विषयों को दो हिस्सों में बांटा गया। रक्षा और विदेश नीति जैसे अहम आरक्षित विषय गवर्नर जनरल ने अपने पास रखे और बाकी हस्तांतरित विषय मंत्रियों को थमा दिए। दिलचस्प बात यह है कि केंद्र में ये द्वैध शासन कभी पूरी तरह लागू ही नहीं हो पाया। शक्तियों को व्यवस्थित करने के लिए उन्हें 3 अलग-अलग बास्केट्स या सूचियों में बांट दिया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हमारे संविधान में होता है। संघीय सूची में रक्षा और रेलवे रखे गए, प्रांतीय सूची में पुलिस और स्वास्थ्य, और संवर्ती सूची में वो विषय थे जिन पर दोनों कानून बना सकते थे। और जो भी बची खुची या अवशिष्ट शक्तियां थीं, वो सीधे गवर्नर जनरल की जेब में चली गईं। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ। इस अधिनियम द्वारा बनाई गई नई संस्थाएं और चुनावी नियम। इस कानून ने कई ऐसी बड़ी संस्थाओं की नींव रखी जो आज भी काम कर रही हैं। केंद्र में 2 सदनों वाली संसद बनी। पैसों और मुद्रा को कंट्रोल करने के लिए 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना हुई। लोक सेवा आयोग बने, जिससे यूपीएससी जैसी आधुनिक परीक्षाओं का रास्ता खुला। और विवादों को सुलझाने के लिए 1937 में एक संघीय न्यायालय स्थापित किया गया। मताधिकार यानी वोटिंग राइट्स का दायरा जरूर बढ़ाया गया था, लेकिन ये कोई सच्चा लोकतंत्र नहीं था। वोट देने का हक सिर्फ चुनिंदा लोगों तक सीमित था, जिनके पास अच्छी संपत्ति थी, जो पढ़े लिखे थे या जो टैक्स भरते थे। आज की तरह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का कॉन्सेप्ट तब दूर दूर तक नहीं था। एक कड़वी सच्चाई ये भी थी कि इस अधिनियम ने समाज को बांटने वाला पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स का सिस्टम जारी रखा। मुस्लिम, सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियन समुदायों के लिए अलग अलग चुनाव व्यवस्था बनी रही। इस फैसले की भारत में भारी आलोचना हुई, क्योंकि इससे सांप्रदायिक दूरियां और भी गहरी हो गईं। अब वक्त है एक रियलिटी चेक का। चलिए देखते हैं भाग 4, इस अधिनियम की कमियां और गवर्नर जनरल की असली शक्तियां। कागजों पर भले ही कितनी स्वायत्तता दिख रही हो, लेकिन असली पावर का रिमोट कंट्रोल गवर्नर जनरल के हाथ में था। वो किसी भी कानून पर वीटो लगा सकते थे, अध्यादेश ला सकते थे, इमरजेंसी लगा सकते थे और पूरे खजाने पर उन्हीं का कंट्रोल था।
इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि सच्चा स्वशासन महज एक छलावा था और असल ताकत अंग्रेजों के ही पास थी। ऊपर से ये पूरा ढांचा इतना जटिल था कि इसे समझना ही अपने आप में एक चुनौती थी। चीजों को और साफ करने के लिए एक विकास यात्रा पर नजर डालते हैं। भाग 5, 1919 और 1935 के अधिनियमों की तुलना। इस टेबल को देखने से तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। 1919 में जो द्वैध शासन प्रांतों में था, 1935 में उसे केंद्र में शिफ्ट कर दिया गया और प्रांतों को आज़ादी दे दी गई। इसके अलावा शक्तियों को 3 सूचियों में बांटना और संघीय न्यायालय का बनना, ये 1919 के मुकाबले एक बहुत बड़ी छलांग थी। और अंत में हमारी चर्चा का छठा और अंतिम भाग, आधुनिक संविधान की नींव। इतनी सारी कमियों और सख्त ब्रिटिश नियंत्रण के बावजूद इसके ऐतिहासिक महत्व को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी कानून की वजह से 1937 के प्रांतीय चुनाव हुए, जहां कई भारतीय नेताओं को सरकार चलाने का वो बेहद ज़रूरी प्रशासनिक अनुभव मिला। सबसे बड़ी बात, संघीय व्यवस्था, शक्तियों की 3 सूचियां और लोक सेवा आयोग जैसी संरचनाओं ने भविष्य के स्वतंत्र भारत का स्ट्रक्चरल डीएनए तैयार किया। ये सोचना कितना दिलचस्प है ना, कि जो कानून मूल रूप से ब्रिटिश सत्ता की पकड़ को और मजबूत बनाने के लिए एक औजार के तौर पर डिजाइन किया गया था, वही आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक ब्लूप्रिंट बन गया। इसी अद्भुत विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करने ताकि हम आपके लिए और ऐसी वीडियोस बना सके।